जो लोग कभी किसी सांप द्वारा जिंदा निगले गए हैं वे जानते हैं कि सांप सिर्फ निगलते हैं, वे अपने शिकार को कभी वापस नहीं उगलते। और मैंने भी 1 मीटर लंबे ब्लैक मम्बा को निगल लिया था। उसका आकार भले ही बहुत बड़ा था, फिर भी मैंने घिन और उल्टी आने की भावना को सहते हुए उसे निगल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब ग्लोबल म्यूटेशन फटेगा तो दुनिया की लगभग 70% जीवित प्रजातियां राक्षसों में बदल जाएंगी। और यह मम्बा भी उन्हीं में से एक था, ठीक मेरे सामने। मेरी पिछली जिंदगी में यही सांप एक बेहद भयानक ब्लैक पाइथॉन बन गया था, और केवल तभी जब मैं इसे निगल लेता मैं इसके साथ साथ इवॉल्व कर सकता था। इसलिए ग्लोबल म्यूटेशन से 3 घंटे पहले पुनर्जन्म लेने के बाद मैं तुरंत अपने कमरे से भागा और सीधे अपने घर के पीछे वाली पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा, उस मांबा को पागलों की तरह ढूंढते हुए। इस जीवन में उसकी असली भयानक ताकत के बारे में सिर्फ मैं ही जानता था। मेरी पिछली जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे थे जो सुपर वॉरियर्स बने थे और जिन्हें कोई विशेष शक्ति मिली थी। कुछ लोगों के पास जागने का मौका था, लेकिन वह सब म्यूटेशन के बाद की बात थी। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी मैं उस शक्ति को कभी जगा नहीं पाया। मैंने आधी जिंदगी तक कड़वी लड़ाइयां लड़ी और आखिर में एक म्यूटेटेड क्रिएचर द्वारा मारा गया। इसलिए इस बार मैंने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। लगभग 2.5 घंटे बाद मुझे झाड़ियों के बीच एक काला मांबा दिखाई दिया जो एक पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। मैं सोच रहा था कि इसे जिंदा कैसे निगलूं, तभी अचानक पास से म्याऊं की आवाज आई। एक बड़ा और ताकतवर काला बिल्ली उस ब्लैक मम्बा को देख चुका था। उसकी आंखें चमक उठीं और वह धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगा। जब दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से भी कम रह गई तो मांबा अचानक झपट पड़ा। बिल्ली और सांप आपस में उलझकर जमीन पर लुढ़कने लगे। कुछ ही पल बाद चक्कर खाया हुआ मांबा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उस बिल्ली को उसे लेकर भागने कैसे देता। वह जैसे किसी मसालेदार स्वादिष्ट शिकार पर टूट पड़ा था और अपने पंजों से बार बार वार कर रहा था। थोड़ी ही देर में ब्लैक मम्बा इतना घायल हो गया कि वह मौत के किनारे पहुंच गया। ठीक उसी समय जब बिल्ली सिर ऊंचा और सीना ताने उसे खाने ही वाली थी, मैं अचानक झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा। डरी हुई काली बिल्ली कई मीटर दूर उछल गई और फिर मुड़कर मुझे घूरने लगी, लेकिन मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने एक हाथ से मांबा को पकड़ा और समय देखा, 4:59। सौभाग्य से मैं समय पर पहुंच गया था। वह काली बिल्ली अभी भी दूर खड़ी मुझे घूर रही थी, जैसे कह रही हो कि अगर यह 2 पैरों वाला इंसान बीच में ना आता तो मैं अब तक उस मसालेदार शिकार को खा चुका होता। लेकिन मुझे पता था कि वह इसे खा ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब समय 59 मिनट और 30 सेकंड हो चुका था। ऑनरोरा बोरेलिस बस आने ही वाला था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अगले 20 सेकंड के भीतर इस 1 मीटर लंबे मम्बा को निगलना था। जैसे ही समय 59 मिनट 30 सेकंड हुआ, मैंने गहरी सांस ली। अंतिम 10 से 20 सेकंड की गिनती शुरू हो चुकी थी। आसमान का रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा और मुझे पता था कि ऑरोरा बोरियालिस पहले ही पृथ्वी के वायुमंडल में उतरना शुरू कर चुका है। मैंने बिना झिझक तुरंत मुंह खोला और उसे निगलना शुरू कर दिया। उल्टी आने की भावना को दबाते हुए मैंने उसे पूरा का पूरा निगल लिया। मैं अभी भी महसूस कर सकता था कि ब्लैक मम्बा मेरे पेट के अंदर तड़प रहा है, लेकिन उसी क्षण एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने चुपचाप पूरे आसमान को ढक लिया। उसी समय मेरे शरीर के अंदर एक जोरदार कंपन हुआ और जो मांबा अभी तक तड़प रहा था वह जैसे आग के सांप में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर के अंदर आग जल रही हो। सफलता। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक हल्की, लगभग बच्चे जैसी आवाज गूंजी। मास्टर, मैं वही ब्लैक मम्बा हूं जिसे तुमने अभी निगला है। लगता है तुम एक रिइंकार्नेटेड इंसान हो। तुम्हारी पिछली जिंदगी तुम्हारी यादों के अनुसार बेहद उथल पुथल भरी थी। तो मैं इतना शक्तिशाली था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे निगलने का जोखिम उठाया। तुम मेरी यादें देख सकते हो मास्टर, क्योंकि अब हम दोनों एक हो चुके हैं। हम अलग नहीं हो सकते। हमारी पिछली जिंदगियां बहुत समृद्ध थीं। लेकिन इस शरीर का पूरा नियंत्रण तुम्हारे पास है। मुझे सच में खेद है, मुझे नहीं पता क्या कहूं। मैंने कहा, कोई बात नहीं। इस बार हमारा भविष्य पिछली जिंदगी से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम याओ याओ होगा, इस जीवन का सर्वोच्च स्वामी।
तभी दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा, वही काली बिल्ली जिसने माम्बा को पकड़ने की कोशिश की थी अब एक बेहद डरावने मॉन्स्टर कैट में बदल चुकी थी। यह देखकर श्यावा याओ गरजा और उस बिल्ली को घूरने लगा। वह मॉन्स्टर कैट सीधे मुझ पर झपटी। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और कुछ ही क्षण बाद वह दानव जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत उसके मांस और खून को निगलना शुरू कर दिया। मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के अंदर एक गर्म धारा बह रही है और मेरी कोशिकाएं पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। मैंने अपनी पिछली जिंदगी की कल्टीवेशन मेथड आजमाई, लेकिन सच में मैं सूर्य की रोशनी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। ताकत बढ़ाने के लिए मुझे शक्तिशाली मांस और खून को ही निगलना पड़ेगा। पहले मुझे लगता था कि जागने के बाद अलौकिक योद्धा तारों की रोशनी को एब्सॉर्ब करके कल्चरेशन करते हैं, लेकिन मैं उन सुपर वॉरियर्स में से नहीं हूं। इसलिए मुझे आज की सूर्य रोशनी और पहले की रोशनी में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। तभी याओ याओ ने कहा, मास्टर, हमारी पिछली जिंदगियां बहुत समृद्ध थीं। मास्टर, हमें बदला लेना होगा। मेरी पिछली जिंदगी के स्कूल में एक आदमी था जो मुझे ऐसे गालियां देता था जैसे मैं कोई जानवर हूं। अब हम जाकर उसे मारेंगे। उसकी यादें मेरी यादें बन चुकी थीं, इसलिए शिया वायु अच्छी तरह जानता था कि मैं उस कायर से कितनी नफरत करता हूं। जिस आदमी को मैं मारने वाला था वह उसी स्कूल का छात्र था जहां मैं पढ़ता था, एक अरबपति कंपनी मालिक का बेटा और एक सैन्य क्षेत्र का बड़ा अधिकारी भी। हालांकि रहस्यमयी शक्तियां अभी 3 घंटे के भीतर पूरी दुनिया में फैलने वाली थीं, लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पर म्यूटेशन शुरू नहीं हुआ था। जब मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा तो क्लास खत्म हो चुकी थी और बहुत सारे छात्र अंदर बाहर आ जा रहे थे। मैं स्कूल के अंदर नहीं गया बल्कि बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा, क्योंकि लगभग 5:30 बजे वह अपने अमीर दोस्तों के साथ बाहर खाने जाने वाला था। और उस समय मैं स्कूल के गेट के सामने खड़ा था। मेरे बाल पूरी तरह सफेद थे, मेरा सीना नंगा था और मेरी छाती पर एक उकेरा हुआ टैटू साफ दिखाई दे रहा था। मैं तुरंत सबके लिए एक तमाशा बन गया और लोग एक दूसरे से कहने लगे, देखो, जरा उधर देखो। कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास रोने के लिए बहुत अच्छे कारण होंगे। थोड़ी ही देर बाद मुझे आखिरकार इस शिकार का असली लक्ष्य दिखाई दे गया। वह स्कूल से बाहर निकला, अपने अमीर दोस्तों के एक समूह के साथ हंसते बातें करते हुए। उसे देखते ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। इन्हीं अमीर लड़कों ने मुझे चारे की तरफ फेंक दिया था ताकि राक्षस मेरी तरफ आकर्षित हो जाए और वे अपनी जान बचाकर भाग सके। उसी घटना में मेरी 3 उंगलियां चली गई थीं और मैं लगभग मर ही गया था। ये याद आते ही मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई और मैं तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगा। उनमें से एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का मुझे आते देख रास्ता देने का कोई इरादा नहीं रखता था और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, तू कौन है? अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। दूसरे ने मुझे मजाक उड़ाते हुए देखा और कहा, यह पागल आदमी कहां से आ गया? फिर वह मुझे चेतावनी देने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उसके पास पहुंचा और अपने बाएं हाथ से सीधे उसका गला पकड़ लिया। मेरे चेहरे के भाव इतने ठंडे और डरावने थे कि दोनों बॉडीगार्ड डर से कांप उठे। उनके कदम जो मेरी तरफ दौड़ने वाले थे अचानक वहीं रुक गए, जैसे वे जम गए हों। मैंने पैर उठाया और उनमें से एक को जोर से कुचल दिया। उसने दर्द से एक कराह निकाली और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर मेरे चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। आखिर मेरी पिछली जिंदगी में बिना किसी सुपर पावर के जागे हुए भी मैं जिलियन अपोकैलिप्स में पूरे 8 साल तक जीवित रहा था। मेरे दिल की अंधेरी परतें बहुत गहरी हो चुकी थीं। तभी एक बॉडीगार्ड ने दांत भींचे और इलेक्ट्रिक बैटन उठाकर मुझ पर झपट पड़ा। मेरे चेहरे पर क्रूर चमक उभरी और मैंने अपनी हथेली से उसे जोरदार थप्पड़ मारा। वह बॉडीगार्ड ऐसे हवा में उछला जैसे किसी पतंग की डोर काट दी गई हो और सीधा दूर जा गिरा। जो छात्र घर लौट रहे थे उन्होंने यह दृश्य देखा तो डर के मारे पीछे हट गए। भाग जाओ, सब के सब भाग जाओ। तुम में से यहां मौजूद सिर्फ कुछ ही लोग 1 घंटे बाद तक जिंदा रह पाएंगे। ऐसी चीजों की चिंता करने का कोई मतलब नहीं। ये कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ठीक शाम के 6 बजे थे। असली प्रलय आ चुकी थी। एक शहर के बाद दूसरे शहर से चीखें और डरावनी दहाड़ें गूंजने लगीं। कुछ लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे
अचानक उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा, फिर उनके सिर फट गए और उनके भीतर से खून से लथपथ बेहद भयानक मुंह उगाए जो आसपास मौजूद लोगों को निगलने लगे। जो पेड़ पहले घनी शाखाओं और पत्तों से भरे हुए थे, वे अचानक मुरझा गए और गिर पड़े। उनकी जगह भयानक बेलें उगाईं और जैसे ही वे किसी इंसान से टकराती, वे उसे लपेटकर तुरंत निगल जाती। उसी समय मैं एक इमारत के 88वें फ्लोर के ऑफिस में खड़ा था। कांच की बड़ी खिड़कियों से पूरी शहर को नीचे देख रहा था। शहर की सड़कों पर तेजी से म्यूटेट होते राक्षस इंसानों के झुंडों का शिकार कर रहे थे। ये बिल्कुल नर्क जैसा दृश्य था और मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि मुझे सबसे तेज हथियार चाहिए था, ये कटाना। इन घिनौने राक्षसों से नंगे हाथों से लड़ना सच में मुश्किल था। तभी शिया वायु की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, मास्टर, क्या हमें पहले कुछ राशन इकट्ठा करना चाहिए या पहले इस शहर के सेंट जोसा किंग से निपटना चाहिए? तभी ऑफिस के दरवाजे की दूसरी तरफ से एक महिला की चीख सुनाई दी। अगले ही पल एक महिला जो बिजनेस सूट पहने थी, घबराई हुई हालत में ऑफिस में घुस आई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इतना करने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर हल्का कांप रहा था और उसके चेहरे पर गहरा निराशा छाया हुआ था। तुम कौन हो? तभी उसे एहसास हुआ कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई अजनबी मौजूद है और उसने 4 मरे हुए राक्षसों की लाशें भी देख लीं। मैंने उसे ठंडी निगाह से देखा, एक कदम आगे बढ़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। महिला ने यह देखा तो वह जमीन पर लुढ़कते और रेंगते हुए रास्ते से हट गई और मुझे ध्यान से देखने लगी। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना बनी। वह मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करके राक्षसों को बाहर खींचेगी और फिर खुद लिफ्ट लेकर भूमिगत गोदाम में भाग जाएगी। रास्ते में वह पहले ही अपने कई सहकर्मियों को बलि चढ़ा चुकी थी। अब यहां किसी को देखकर उसके मन में तुरंत चालाकी भरा ख्याल आया। आखिर उसकी खूबसूरती देखकर कौन सा आदमी उसके आकर्षण में नहीं फंसेगा। तभी ऑफिस के दरवाजे की दूसरी तरफ से जोरदार धमाके होने लगे और बाहर से गिरती टूटती चीजों की आवाजें आने लगीं। इस बार महिला के पैर सच में जवाब दे गए। मैंने अपने पास खड़ी महिला की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। जो महिला अभी अभी खड़ी हुई थी वह फिर से जमीन पर गिर पड़ी। अचानक 2 म्यूटेटेड इंसेक्ट लाइक मॉन्स्टर्स अपने पंजे उठाकर मेरी तरफ झपटे। मेरी काटाना म्यान से बिजली की तरफ बाहर निकली। एक ठंडी चमक और 2 खून की धारें हवा में उछलीं और अगले ही पल उन दोनों राक्षसों के सिर उनके शरीर से अलग होकर गिर चुके थे। महिला पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह जल्दी से उठी और मेरी तरफ दौड़ी। मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और व्यंग्य से हंसते हुए मुड़ गया। वह घबरा कर बोली, बदले में मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगी, बस मुझे अपने साथ ले चलो। वह दौड़कर मेरे पास आई और अपने कपड़े उतारने ही वाली थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इस अपोकलिप्स में तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। मैं लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं तो तुम्हें यहीं मरते देखना पसंद करूंगा। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंची और दरवाजा धीरे धीरे खुला, तुरंत 4 राक्षस दिखाई दिए। उन्होंने लिफ्ट में इंसान देखते ही उत्साहित होकर दहाड़ लगाई और मुझ पर टूट पड़े। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार से उन्हें एक एक करके ऐसे काट गिराया जैसे खेत में खरपतवार काटी जाती है या जैसे तरबूज को चीरना हो। तभी शियावायो बोला, मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम किसी अंडरग्राउंड गैंग को अपने अधीन करेंगे? आखिर एक आदमी की ताकत सीमित होती है। जिस गिरोह को मैं अपने अधीन करने वाला था उसमें 6 या 7 बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। मैं ग्वांतियान बिल्डिंग से बाहर निकल आया। कुछ ही पलों में मैं रात के अंधेरे में गायब हो गया, जबकि शियावायाओ पीछे छूटे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स की लाशों को निगल रहा था। मेरा पेट जो थोड़ा खाली था वह भी भर गया, क्योंकि जिन राक्षसों को शियावायो खाता था वह ऐसा था जैसे मैं खुद उन्हें खा रहा हूं। शायद अब मैं सच में पूरी तरह इंसान नहीं रहा। जब से मेरी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन मुक्त हुए हैं, तब से रास्ते में मिलने वाले म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि मुझे देखते ही उल्टे भाग जाते हैं। फिर भी भले ही भूख अब गायब हो चुकी थी, लेकिन मुझे अभी भी प्यास लग रही थी। जैसे ही मैं पानी ढूंढने के लिए जाने वाला था, अचानक एक गली की दिशा से तेज गोलियों की बरसात की आवाज गूंज उठी।
रात के अंधेरे में दूर कहीं से लगातार फायरिंग हो रही थी। मैं कुछ ही कदमों में उस अंधेरी गली में घुस गया और सीधे उस जगह पहुंच गया जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी। सुपरमार्केट के दरवाजे के सामने लगभग 20 या 30 भारी हथियारों से लैस सैनिक चारों तरफ पागलों की तरह गोलियां चला रहे थे। उनके सामने राक्षसों की एक अंतहीन लहर बढ़ती चली आ रही थी। गोलियों की आवाज और राक्षसों की दहाड़ें एक साथ मिलकर भयावह शोर पैदा कर रही थीं। लेकिन इतने सारे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स के सामने, जिनमें से कुछ को मारने के लिए दर्जनों गोलियां लगती थीं, ये सैनिक साफ तौर पर घबराए हुए थे। तभी अचानक अंधेरे से एक मोटा और कसकर लिपटा हुआ टेंटेकल बिजली की तरह बाहर निकला और एक ही झटके में 3 या 4 सैनिकों को भेद कर उन्हें सीधे अंधेरे में खींच ले गया। साफ था कि अंधेरे में और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स छिपे हुए थे। कप्तान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत 2 ग्रेनेड्स उस अंधेरे की तरफ फेंके और फिर पागलों की तरह सुपरमार्केट के अंदर की ओर गोली चलाने लगा। सुपरमार्केट के अंदर 100 से ज्यादा बचे हुए लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। बाहर की गोलियों और राक्षसों की चीखों को सुनते हुए उनके शरीर डर से कांप रहे थे। जब ऐसा लग रहा था कि सेना की गोलियां लगभग खत्म होने वाली हैं, तभी उन पर हमला कर रहे मॉन्स्टर्स अचानक रुक गए और फिर धीरे धीरे पीछे हटकर बिखरने लगे। एक सैनिक घबराकर बोला, "यह क्या हो रहा है? क्या कोई और भी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर आने वाला है?" कनर का दिमाग डर से सुन्न हो चुका था। वह कांपते हुए अपनी बंदूक अंधेरे की ओर ताने खड़ा था। तभी उन्होंने देखा कि सैकड़ों मॉन्स्टर्स अचानक किनारे हटकर बीच में एक रास्ता छोड़ रहे हैं, जैसे किसी भयानक दुश्मन के लिए रास्ता बना रहे हों। सैनिकों के हाथ जो अपनी बंदूकें पकड़े हुए थे, हल्के हल्के कांपने लगे। इतनी सारी राक्षसी प्रजातियां अगर किसी को रास्ता दे रही हैं, तो क्या वह उनका सबसे शक्तिशाली बॉस नहीं होगा? लेकिन अगले ही पल वे सब स्तब्ध रह गए। वह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति था। बस उसके पीछे 2 भयानक काले ड्रैगन मंडरा रहे थे। उसके गुजरते समय कोई भी म्यूटेटेड मॉन्स्टर उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक सैनिक घबराकर बोला, "यह इंसानी रूप वाला मॉन्स्टर है। तुम इंसान हो या मॉन्स्टर?" मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, "मैं दोनों हूं, इंसान भी और मॉन्स्टर भी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं बस थोड़ा पानी लेने आया हूं।" मैं राक्षसों की उस भीड़ को पार करता हुआ सीधे सुपरमार्केट की ओर बढ़ गया। इतने सारे मॉन्स्टर्स और यहां तक कि ड्रैगन का शरीर निगलने के बाद अब गोलियां मेरी त्वचा को भेद भी नहीं सकती थीं। इसलिए मेरे ऊपर तनी हुई 20-30 बंदूकों को मैंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अगर उन्होंने गोली चलाने की हिम्मत की तो मैं उन्हें एक पल में खत्म कर दूंगा। सैनिकों में से कोई फुसफुसाया, "सुना है म्यूटेशन से पहले इसी ने स्कूल के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड और यंग मास्टर लाइन को मार दिया था। अगर यह सच है तो यह पागल इंसान बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा है।" एक सैनिक ने पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है?" मैंने ठंडी आवाज में कहा, "तुम लोग ज्यादा सोचो मत, मैं यहां सिर्फ एक बोतल पानी लेने आया हूं।" यह कहते हुए मैं आराम से सुपरमार्केट के अंदर चलता गया। सच में मॉन्स्टर्स को निगलने से पेट तो भर जाता है, लेकिन उससे भयंकर प्यास लगती है। एक सैनिक बोला, "हम यहां किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को बचाने आए हैं।" मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, "तो क्या हुआ? क्या इससे मुझे रोका जाएगा? मैं बस एक बोतल पानी लेकर निकल जाऊंगा।" जैसे ही मैं सुपरमार्केट में दाखिल हुआ, वहां मौजूद करीब 100 सर्वाइवर्स मुझे डर से घूरने लगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। मैं सीधे फ्रिज के पास गया, एक बोतल मिनरल वाटर उठाई और एक ही सांस में पी गया। लेकिन एक बोतल से मेरी प्यास बिल्कुल भी नहीं बुझी। लगातार 20 से ज्यादा बोतलें पीने के बाद जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। सैनिकों और बचे हुए लोगों की नजरें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे वे किसी मॉन्स्टर को देख रहे हों। जब मैं लगभग 70% संतुष्ट हो गया, तब मैंने पीना बंद किया। तभी अचानक एक आदमी चिल्लाया, "आह, मैं जाग गया!" सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। उन्होंने देखा कि एक लंबा और दुबला आदमी उत्साह से अपनी हथेली को देख रहा था। उसकी हथेली में 9 शाखाओं वाला काला सितारा चमक रहा था। वह जोर से हंसने लगा और अगले ही पल एक काले रंग का एक्सोस्केलेटन आर्मर उसके पूरे शरीर को ढक गया। यह सब एक पल में हुआ। सब लोग हैरानी और अविश्वास से उसे देखने लगे। वह आदमी अचानक मेरी तरफ घुटनों के बल झुक गया और बोला, "तुम इनह्यूमन मॉन्स्टर, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो?"
मैंने उसे ठंडी और अंधेरी नजर से देखा। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि अभी अभी जागा हुआ एक साधारण सुपर वॉरियर मुझ पर हमला करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार मुझे पहला सुपर वॉरियर मिला और वह भी मुझे देखते ही मुझे मारने की कोशिश करने लगा। वह आदमी चिल्लाया, जैसे ही यह मॉन्स्टर अंदर आया, मुझे यह पसंद नहीं आया। सब लोग हट जाओ, मैं इसे मार डालूंगा। उसके हाथ में अचानक रोशनी की एक तलवार प्रकट हो गई। यह एक शक्तिशाली एक्सोस्केलेटन आर्मर था। इसकी ताकत और रक्षा दोनों ही असाधारण थीं और यह हवा से हथियार भी बना सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इन सुपर वॉरियर्स से बेहद ईर्ष्या करता था। मुझे उनका एक्सोस्केलेटन आर्मर बहुत शानदार लगता था, लेकिन वह मेरी पिछली जिंदगी थी। अब भले ही मैं मांस और खून से बना दिखता हूं, मेरी ताकत बेहद डरावनी है। वह आदमी काली आर्मर में दहाड़ते हुए बोला, तुम दयनीय कीड़े, लगता है तुम्हें पता नहीं तुम किससे टकरा रहे हो। उसने लाल चमकती हुई लाइट स्वॉर्ड उठाई और मेरी तरफ झपटा। उसी समय मेरे पीछे के जुड़वां ड्रैगन जोर से दहाड़े और हवा में उड़ गए। अगले ही पल शियावाओ सीधे उस आर्मर पहने आदमी के गले तक पहुंच गया। यह दृश्य देखकर कई महिलाएं डर के मारे चीखने लगीं। यहां तक कि कप्तान गुरु ने भी अपनी सांस रोक ली। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं चाहूं तो तुम्हारा दुश्मन बन सकता हूं और चाहूं तो नहीं भी। यह कहकर मैं मुड़ा और वहां से चल दिया। गुरु मुझे दूर जाते हुए देखता रहा। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में बस खामोशी से मुझे जाते हुए देखता रहा। जैसे ही मैं सुपरमार्केट से बाहर निकला, उन्होंने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। असल में मैंने उन्हें परोक्ष रूप से बचा लिया था, क्योंकि दरवाजे के सामने जमा हुए सारे मॉन्स्टर्स पहले ही गायब हो चुके थे। इन म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स की नजर में मैं भी उन्हीं में से एक था। मेरे अंदर जीवन ऊर्जा बेहद शक्तिशाली थी। मैंने अंधेरे और डरावने कोने की तरफ देखा। अचानक वहां से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकला। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी मेज पर रखा स्वादिष्ट भोजन हूं। उसके पीछे के टेंटलस गोलियों की तरह तेजी से मेरी तरफ आए और मेरे शरीर को भेदने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी पल मेरा शरीर गायब हो गया और जब मैं फिर से दिखाई दिया तो मैं पहले ही उस टेंटिकल मॉन्स्टर के सामने खड़ा था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी तलवार उठाई, जिसकी धार पर काले ड्रैगन के उग्र पैटर्न चमक रहे थे। तलवार की चमक एक काली छाया की तरह लहराई और अगले ही पल उस विशाल मॉन्स्टर का पूरा शरीर एक ही वार में दो टुकड़ों में कट चुका था। श्यावायाओ पूरी तरह एक्साइटेड होकर खुशी खुशी आगे बढ़ा और उस मॉन्स्टर की लाश पर टूट पड़ा जैसे कोई शानदार दावत मिल गई हो। शियावायो हर निवाला निगलता गया और हर बार जब वह मांस का टुकड़ा खाता, मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर के अंदर गर्म ऊर्जा की एक लहर दौड़ रही है और मेरी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। उस मॉन्स्टर का मांस और खून पूरी तरह निगलने के बाद मेरी परछाई जल्दी ही रात के अंधेरे में गायब हो गई। उसी समय यूएन सिटी के सबसे बड़े अंडरग्राउंड शेल्टर में एक मोटा और सीधा खड़ा आदमी, जिसके शरीर पर मिट्टी जैसे पीले रंग की आर्मर थी, अपने कंधे पर एक लंबी और पतली कद काठी वाली महिला को उठाकर अंदर आया। वह हंसते हुए बोला, बॉस देखो मैं किसे पकड़कर लाया हुआ हूं। बॉस ने खुश होकर कहा, अच्छा काम किया सेकंड, तुम सच में छुआन की बेटी को किडनैप करके लाए हो। वह बेवकूफ लड़की छुआन सालों से हमें परेशान कर रही थी। अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। ब्लैक ड्रैगन गैंग हमेशा दबाव में जीती रही है, लेकिन यह एंड ऑफ द वर्ल्ड हमारे लिए एक असली मौका है। यह हमारा युग है, राजाओं का युग। वे व्यापारी और अमीर लोग जो हमेशा मनमानी करते थे, अब सबको खत्म कर देना चाहिए। तभी एक आदमी हंसते हुए बोला, बॉस आपको सीधे इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए और फिर आपकी शादी का वीडियो बनाकर चुआन को यून सिटी भेज देना चाहिए ताकि वह उसे देखकर जलता रहे। उसी समय तीन पागल लोग भी जाग चुके थे और उन्हें मार्शल सुपर पावर्स मिल चुकी थी, इसलिए सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। तभी बंधी हुई चुमेंची ने गुस्से में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतनी आसान शिकार हूं? उसी क्षण उसकी हाइपर मिलिट्री आर्मर एक्टिवेट हो गई और एक पल में उसके पूरे शरीर पर ठंडी चांदी जैसी मरीन आर्मर जम गई, जैसे उस पर बर्फ की परत चढ़ गई हो। तभी अचानक कोई आदमी भागता हुआ अंदर आया और चिल्लाया, बॉस एक ह्यूमनाइड मॉन्स्टर अचानक आ गया है। तीसरा मास्टर उसी के हाथों मारा गया। उसी पल एक आदमी जो खून और घावों से भरा हुआ था, बाहर से ऐसे अंदर फेंका गया जैसे किसी ने उसे जोर से उछाल दिया हो। ब्लैक ड्रैगन गैंग के बॉस का चेहरा सख्त हो गया और तुरंत उसके शरीर पर ब्लैक टाइगर आर्मर एक्टिवेट हो गई।
उसी समय शहर के बाकी सरगनाओं ने भी अपनी हाइपर मिलिट्री वेपन्स हथेलियों से एक्टिवेट कर दी और उनकी आर्मर के साथ फ्यूज हो गई। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ टिक गईं। तभी मैं बड़े बड़े कदमों से अंदर आया और पूरे हॉल को घूरते हुए देखा। फिर मेरी नजर थोड़ी दूर रखी एक ऊंची चांदी की पानी की टंकी पर जाकर रुकी। मैं बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा, जैसे मुझे इन लोगों की आर्मर या उनके हथियारों की कोई परवाह ही नहीं हो। मैं टंकी के पास पहुंचा, सिर झुकाया और बड़े बड़े घूंट में पानी पीने लगा। जब तक मेरी प्यास थोड़ी शांत नहीं हुई तब तक मैं पीता रहा। उसके बाद ही मैंने कंटेनर नीचे रखा और उन सभी हाइपर मिलिट्री वॉरियर्स की तरफ देखा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम सब एक साथ आ जाओ। अगर हार गए तो तुम सब मेरे नौकर बनोगे। ध्यान रहे नौकर, सबो नॉर्डिनेट नहीं। ये सुनते ही एक आदमी चिल्लाया, कितना घमंडी आदमी है, तू इंसान है या मॉन्स्टर। तभी ब्लैक ड्रैगन गैंग का चौथा नेता मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी गति बेहद तेज थी और लगभग पलक झपकते ही वह मेरे सामने पहुंच गया। लेकिन मेरी नजर में वह घोंघे जितना धीमा था। मैंने बचने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि सीधे हाथ उठाया और क्रैक की आवाज के साथ उसकी लाइट सोर्ड को हवा में ही पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उसे एक जोरदार लात मारी। मेरी ताकत इतनी भयानक थी कि ब्लैक ड्रैगन गैंग के चौथे नेता की आर्मर उसी पल फट गई और उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ दीवार से टकराया और वहीं मर गया। मैंने हल्के से कंधे उचकाए और कहा, ओ है, माफ करना। लगता है मैंने अपनी ताकत ठीक से कंट्रोल नहीं की। फिर मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम में से कोई और भी मेरी ताकत आजमाना चाहता है? वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग फुसफुसाकर कहने लगे, ये क्या करना चाहती है? इसने हमारे चौथे भाई को इतनी आसानी से मार दिया। अगर हम सब मिलकर भी हमला करें तो भी शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैंने फिर कहा, क्या मैंने अभी नहीं कहा था? मेरे सर्वेंट बन जाओ। मेरी पेशेंस की भी एक सीमा है। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 1 मिनट है। तभी किसी ने पूछा, हम ब्लैक ड्रैगन गैंग को तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए? मैंने शांत स्वर में कहा, कारण बहुत सिंपल है। मुझे बाहर जाकर म्यूटेटेड क्रिएचर्स का शिकार करना है और उन्हें निगलना है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारा पानी चाहिए। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए साफ पानी इकट्ठा करें। अगर यह काम इतना जरूरी ना होता तो मैं पहले ही सबसे बड़े मॉन्स्टर्स को खोजने चला जाता, जैसे मंकी किंग को निगलने के लिए। तभी एक आदमी ने पूछा, अगर हम तुम्हारे सबोर्डिनेट बन जाए तो हमें क्या फायदा होगा? मैंने जवाब दिया, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम लोग सिर्फ मेरे लिए साफ पानी इकट्ठा करोगे। यह सुनकर ब्लैक ड्रैगन गैंग का आदमी जुहू समझ गया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसने बाकी बचे भाइयों के साथ झुककर मेरे सामने सिर झुका दिया और बोला, ठीक है, ब्लैक ड्रैगन गैंग आपकी सेवा करने को तैयार है। तब मेरी नजर शुमेनशी पर गई जो बंधा हुआ था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग का हिस्सा नहीं हूं, चाहे तुम कोई भी हो। मैंने कहा, अब जब तुम यहां हो और तुम भी एक आर्म्ड वॉरियर हो तो तुम्हें मेरा सबॉर्डिनेट बनना होगा। यह सुनकर शूमैन के चेहरे पर कड़वाहट दिखाई दी, लेकिन वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ लूंगा और जिंदा निकल जाऊंगा। यह कहते ही मेरे पीछे के जुड़वां ड्रैगन जोर से गरज उठे। मैंने मन ही मन सोचा कि अपनी जिंदगी के पहले 18 सालों में से 6 साल मैंने दूसरों के दबाव में बिताए थे, लेकिन अब जब मेरे पास दूसरों की जिंदगी और मौत पर अधिकार है तो यह एहसास सच में बेहद सुखद और अजीब तरह से आनंद देने वाला है। शूमैन को लगा कि यह बात उसी से कही जा रही है, इसलिए वह जल्दी से बोला, मास्टर, मुझे अभी घर जाना है। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। मुझे अपने परिवार की चिंता है और अब जब मेरी सुपर आर्मर जाग चुकी है, मैं उन्हें जरूर देखना चाहता हूं। मैंने कहा, ठीक है, आज से यह जगह हमारा हेडक्वार्टर्स होगी। जब तक तुम लोग मेरे लिए पर्याप्त साफ पानी इकट्ठा करते रहोगे, मैं तुम्हारी आजादी में दखल नहीं दूंगा। अगर तुम खतरे में पड़ जाओ तो मुझे बुला सकते हो, और अगर संभव हो तो इस अपोकलिप्स में दूसरे आर्म्ड वॉरियर्स को भी यहां लेकर आना। भले ही तुम्हारे पास मेरे जैसा इनविंसिबल मास्टर है, फिर भी ज्यादा लोग होना बेहतर है। शुमानिस ने कहा, तो मैं पहले घर जा रहा हूं, और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जोस आगे आया और बोला, मास्टर, मुझे लगता है वह वापस नहीं आएगा। मैंने शांत स्वर में कहा,
जो मौत ढूंढ रहा हो उसे रोका नहीं जा सकता। ये सुनकर जो के चेहरे पर भी अजीब सा भाव आ गया और वह बोला, मास्टर, आपने इस हालत में भी म्यूटेशन का सामना कर लिया। आप सच में कमाल हैं। कोई भी इंसान गिबन का सामना नहीं कर सकता। मैंने कहा, मेरे लिए एक कमरा तैयार करो, मैं नहाना चाहता हूं। जो तुरंत बोला, मास्टर, मेरे साथ आइए। ब्लैक ड्रैगन गैंग में 100 से ज्यादा सदस्य थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मॉन्स्टर्स में बदल चुके थे। कुल मिलाकर केवल कुछ ही आर्म्ड वॉरियर्स बचे थे। अभी उनमें से 2 मर चुके थे, और इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी तलाश में थे। बाहर गए हुए कई लोग प्रोविजंस लेने निकले थे और अब तक वापस नहीं लौटे थे। पूरी सिटी में हर जगह इंसान और गिबियन मॉन्स्टर्स के बीच भयानक लड़ाई चल रही थी। यहां तक कि सुपर आर्मर्ड वॉरियर्स भी मौत से सुरक्षित नहीं थे, खासकर अगर उनका सामना किसी असली गिबियन टाइप से हो जाए। इन गिबियन मॉन्स्टर्स के बीच भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले होते हैं ऑर्डिनरी गिबियन, फिर होते हैं ट्रू टाइप, उसके बाद आते हैं और भी खतरनाक प्रकार। सामान्य गिबियन मॉन्स्टर्स को बंदूकों से मारा जा सकता है, लेकिन अगर कोई ट्रू टाइप सामने आ जाए तो हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वह पहले ही इंटेलिजेंस विकसित कर चुका होता है और बाकी क्रीचर्स को कमांड भी कर सकता है। ऑर्डिनरी गिबियन अपने समूह में बस एक साधारण सदस्य होता है, लेकिन ट्रू टाइप को अपने बीच एक लॉर्ड माना जा सकता है। उसे ऊपर होता है इविल टाइप, जो गिबियन क्रिएचर्स का असली किंग होता है। जब यह किंग गुस्से में आता है तो लाखों लाशें पिच जाती हैं। और जो डिजास्टर टाइप गिबियन मॉन्स्टर होता है, जैसे कि वह ब्लैक मम्बा जिससे मैं फ्यूज हुआ हूं, वह इसी कैटेगरी का है। वही असली सुप्रीम ओवरलॉर्ड है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जिसके सामने प्रैक्टिकली कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता। अगर किसी डिजास्टर लेवल क्रीचर का जन्म हो जाए तो वह इंसानों के लिए एक्सटिंक्शन जैसी कैटास्ट्रोफी बन जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने देखा था कि एक शेल्टर जहां करीब 10 लाख सर्वाइवर्स रह रहे थे, उसे सिर्फ एक डिजास्टर लेवल जिबियन क्रीचर ने पूरी तरह खत्म कर दिया था। ह्यूमैनिटी के काउंटलेस सुपर आर्मर्ड वॉरियर्स मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए थे, तब जाकर किसी तरह उसे पीछे हटाया जा सका था। लेकिन डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स के बीच भी ताकत और कमजोरी का फर्क होता है। जिस ब्लैक ड्रैगन लिनिएज से वह ब्लैक माम्बा आता है जिससे मैं फ्यूज हुआ हूं, उसे डिजास्टर टाइप गिबियन का एब्सोल्यूट सुप्रीम लॉर्ड माना जाता है। ऐसी एग्जिस्टेंस जिसे न तो गिबियन क्रिएचर्स और न ही ह्यूमन सुपर आर्मर्ड वॉरियर्स सच में खतरा पहुंचा सकते हैं। इस समय 10 से ज्यादा सुपर आर्मर्ड वॉरियर्स बाहर की दुनिया के आसपास मॉन्स्टर्स को साफ करने में लगे हुए थे, लेकिन गिबियन मॉन्स्टर्स लगातार एक दूसरे से भी लड़ रहे थे। उनके सामने जो वॉरियर था, उसकी आर्मर असल में हैवी आयरन आर्मर थी और वह अपने हाथ में एक भारी हेल्बर्ट पकड़े हुए था। वह मॉन्स्टर होर्ड के बीच घुसकर रास्ता साफ करता जा रहा था और लगभग कोई भी गिबियन मॉन्स्टर उसके वार को रोक नहीं पा रहा था। तभी किसी ने कहा, कैल्डेरॉन, यह तरीका काम नहीं करेगा। यहां मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं, हम सबको खत्म नहीं कर सकते। भाइयों की स्टैमिना भी खत्म होने लगी है। बेहतर होगा कि पहले मंगोन अंडरग्राउंड शेल्टर में वापस लौट जाए। वह आदमी असल में अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। वह यहां तक इसलिए आया था ताकि बिल्डिंग के आसपास के मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी वापस लौट आएगी। लेकिन शायद वह किसी मॉन्स्टर के मुंह में मर चुकी थी। तभी जब आयरन आर्मर पहने आदमी रिट्रीट का आदेश देने ही वाला था, अंधेरी रात में अचानक बर्फ और बर्फानी चमक वाली आर्मर पहने एक महिला प्रकट हुई। उसके हाथ में आइस स्नो बो था और हर बार जब वह अपना धनुष खींचती, कई आइस एरोज एक साथ निकलते। उसने कहा, पिता, मैंने आपको ढूंढ लिया। समांची बड़ी मुश्किल से लड़ते हुए वापस आई थी। उन सब ने सुपर मिलिट्री आर्मर्स पहन रखी थी, इसलिए शुरू में उन्हें पता ही नहीं चला कि सामने कौन है। वह अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब से सावधानी से लौट रही थी और उसकी हालत थोड़ी थकी हुई थी। उसके पिता ने कहा, तो तुम सच में एक सुपर आर्मर्ड वॉरियर बन गई हो और वापस भी आ गई। यह सुनते ही आयरन आर्मर वाले आदमी ने तुरंत रिट्रीट का आदेश दिया। वह महिला पीछे रहकर उनकी रिट्रीट को कवर करती रही और आखिर में सबसे अंत में बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। चुबेक्सियन ग्रुप की अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा शेल्टर बनाया गया था जो न्यूक्लियर वॉर तक को सह सकता था। वहां हजारों लोगों के सर्वाइव करने की व्यवस्था थी। किसी ने कहा, देखते हैं कि हमारे पास जो फूड सप्लाईज हैं वह हम जैसे 100 से ज्यादा लोगों को कितने दिन चला पाएंगी। हाँ, चुबेक्सवान ने आदेश दिया।
फ्लेम आर्मर पहने महिला ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। फिर उसने कहा, मैनी, जाओ अपनी माँ और बहन से मिलो। चो बेसिये अपनी बेटी को लेकर शेल्टर के और अंदर की तरफ चल पड़ा। उसने कहा, मैं यहां ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। उसने अपनी बेटी को संक्षेप में बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने जो कुछ देखा और झेला था वह सब बताया। पिता ने कहा, क्या सच में ऐसे लोग भी मौजूद हैं? लेकिन चूंकि तुम वापस आ गई हो, अब तलाक की बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को सिर्फ एक साधारण वर्कर बना देना कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। उसी समय मैं अपने मन में सोच रहा था कि इस जीवन में मेरी शक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे कुछ और पावरफुल सुपर सोल्जर्स को भी अपने साथ जोड़ना होगा। भले ही मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन अपोकलिप्स के बाद के स्टेजेस में बहुत सारी डोमिनेंट क्रीचर्स होंगी। अगर कभी ब्लैक ड्रैगन कॉम्बैट आर्मर को उसकी लिमिट तक धकेल दिया गया तो शायद मुझे भी पूंछ दबाकर भागना पड़े। इसके अलावा मुझे अभी यह भी नहीं पता कि शिया वायु के साथ फ्यूजन होने के बाद मेरी पोटेंशियल बढ़ी है या कम हो गई है। इसलिए अगर मैं कुछ पावरफुल सुपर सोल्जर्स को अपनी तरफ खींच सकूं तो यह बहुत अच्छा होगा। उसी समय 3 लोग स्कूल के गार्ड रूम के अंदर छिपे हुए थे। उनमें से एक ने अजूरा आर्मर पहनी थी, दूसरे ने ब्लैक रेवन आर्मर और तीसरे ने फायर बर्ड आर्मर। ये तीनों उस हाई स्कूल के सबसे ताकतवर लोग थे। उनमें से एक ने बाहर गेट पर खड़े सफेद बालों वाले आदमी को पहचान लिया। उसने कहा, उन्होंने तुम्हारा नाम भी लिया है। तुम कैसे नहीं पहचानोगी? लगता है वो कोई असली गिबियन मॉन्स्टर नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? उसने कहा, तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं जाकर उससे मिलती हूं। कुछ पल सोचने के बाद उसने गेट खोला और सीधे स्कूल के मेन गेट की तरफ चल दी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? क्या तुमने मेरे बारे में सुना है? कैसा रहेगा अगर तुम अपने स्कूल के सभी सुपर वॉरियर्स को मेरे साथ आने के लिए मना लो? उसने जवाब दिया, तुम खुद भी तो सुपर वॉरियर नहीं हो, फिर तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? उसके हिसाब से यह बात बहुत ही अजीब थी। सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से वह 3 सिर और 6 हाथों वाले गिबियन मॉन्स्टर को हरा सकता था। उसने कहा, तुम खुद सुपर वॉरियर नहीं हो, फिर इन मॉन्स्टर्स को कैसे मारते हो? मैंने जवाब दिया, तुम्हारी सुपर वेपन अब भी जागी है, इसलिए तुम्हारी शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। जब गिबियन क्रीचर्स मरते हैं और उनके शरीर को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो उनसे गिबियन फ्रूट उगता है। अगर तुम उसे खाओ तो तुम्हारी सुपर वेपन्स की पावर बढ़ सकती है। मुझे अभी सिटी ऑफ क्लाउड्स की तरफ जाना है। जब मैं कल वापस आऊंगा तब तुम्हें उन फ्रूट्स को कलेक्ट करने ले जाऊंगा। यह कहकर मैं ज्यादा देर रुका नहीं। रात काफी हो चुकी थी। अगर मैं उस मंकी किंग को तीसरे स्टेज तक इवॉल्व होने दूंगा तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब वह मेरी परछाई को रात में गायब होते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने धीरे से कहा, यह आदमी आखिर है कौन? सभी गिबियन क्रीचर्स इससे डरते क्यों हैं? जैसे ही मैं उस इलाके से दूर गया, आसपास के गिबियन क्रीचर्स फिर से धीरे धीरे उस क्षेत्र की तरफ आने लगे। तभी शिया वायु ने कहा, मास्टर, हम तो अपने दम पर भी जी सकते हैं, इतने लोगों को रिक्रूट करने की क्या जरूरत है? शिया वायु ने पूछा। मैंने शांत होकर जवाब दिया, श्यावायाओ, तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती था। तुमने सभी जीवों को तुच्छ समझा और उसी वजह से तुम्हें ओशन के 5 मास्टर्स ने घेर लिया था। तुमने उनमें से 2 को मार तो दिया था, लेकिन खुद की जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। सूरत, जिसकी सुपर वेपन अभी जागी है, वह सेंट रैंक में आता है, जो कैलेमिटी लेवल के बराबर माना जाता है। वह भविष्य में ह्यूमैनिटी के पिलर्स में से एक बनने वाला है। भले ही वह तुम्हारी पिछली जिंदगी जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह कोई साधारण सहायक भी नहीं है। उसी समय अचानक एक जिबियन मॉन्स्टर मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। बाकी सारे गिबियन मॉन्स्टर्स मुझे देखकर ऐसे भाग गए जैसे बाघ के सामने खरगोश भागते हैं, लेकिन जो क्रीचर मेरे सामने खड़ा था वह वास्तव में कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था। वह एक व्हाइट फॉक्स था, जिसकी बॉडी का आकार पानी के भैंसे से भी बड़ा था और उसके पीछे 9 पूंछें थीं। मैंने कहा, तुम्हारी लिनिएज सच में बहुत रेयर है, 9 टेल्ड व्हाइट फॉक्स। तभी उस व्हाइट फॉक्स के शरीर से एक तेज रोशनी निकली और वह तुरंत एक ऐसी महिला में बदल गई जिसके पीछे अभी भी एक फॉक्स टेल थी। शायद क्योंकि मैं खुद अब एक ड्रैगन लाइनेज का हिस्सा बन चुका था, इसलिए वह भी अपने असली रूप से ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी। उसने कहा, भाई, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि इस मामले में मत पड़ो। ये किंग इस फॉक्स को चाहता है, इसलिए रास्ते से हट जाओ।
मैंने अपने होंठ चाटते हुए कहा, अगर मैं इसे न खाऊं तो अफसोस होगा। असल में वह रैट किंग लेवल 3 का मॉन्स्टर था। तभी मैंने कहा, छोटे, अटैक करो। शवायों से मैंने कहा, ब्लैक ड्रैगन भाई, इस कीड़े को मुझे छोड़ दो। तुम उस रैट किंग को खत्म करो, मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो व्हाइट फॉक्स सामने आ रही रैट मॉन्स्टर्स की पूरी हॉर्ड के सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, सिर्फ एक फॉक्स के लिए इतना लड़ना जरूरी है क्या? लेकिन उसने जवाब दिया, बहुत बातें मत करो, आओ लड़ो। उसी पल मैंने जोर से जमीन पर पैर मारा और आगे छलांग लगा दी। मेरे हाथ का कटाना तुरंत म्यान से बाहर निकल आया और उसकी ब्लेड पर भयानक ब्लैक ड्रैगन ऑरा लिपट गई। रैट किंग गुस्से से दहाड़ा, तुम मौत ढूंढ रहे हो? उसका घमंड उसे भागने नहीं दे रहा था। अगले ही पल ड्रैगन और रैट का सीधा टकराव हुआ। मेरी ब्लेड और उसकी क्लॉज टकराई और धातु जैसी जोरदार आवाज गूंजी। पहले ही टकराव में रैट किंग कई मीटर पीछे जा गिरा और उसकी छाती पर गहरे घाव पड़ गए। मैंने एक भारी दहाड़ लगाई और अपने अंदर मौजूद ब्लैक ड्रैगन की पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। सिर्फ 1 सेकंड में मैंने 5 बार वार किया। 5 भयानक सोर्ड फ्लैशेस हवा को चीरते हुए निकले। रैट किंग घबराकर पलटा और उन्हें रोकने की कोशिश की। उसी पल मैंने अपनी सोर्ड फिर आगे धकेल दी। वह अपने घावों की परवाह किए बिना बस भागने की सोच रहा था। उसी समय व्हाइट फॉक्स बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही थी। रैट किंग हम दोनों को देख रहा था। व्हाइट फॉक्स जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने रुकने का फैसला किया। वह सोच रही थी कि अगर वह अब भी भाग गई तो शायद अगली बार मिलने पर ब्लैक ड्रैगन उससे नफरत करेगा। इतने भयानक दुश्मन को बनाना समझदारी नहीं होगी। जैसे ही व्हाइट फॉक्स ने बाकी मॉन्स्टर्स खत्म किए, रात के अंधेरे में एक परछाई आगे बढ़ी। वह मैं था। मैंने रैट किंग को निगल लिया था और मेरी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। अब मैं लेवल 3 पर पहुंच चुका था। व्हाइट फॉक्स ने कहा, मुझे पता था कि आपने लेवल अप कर लिया है, महान ब्लैक ड्रैगन। उसने मेरी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद की थी, इसलिए वह काफी प्रभावित थी। वह जाने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे सिर से पैर तक देखा और महसूस किया कि यह फॉक्स डीमन सच में बहुत आकर्षक है। मुझे वह पसंद आ गई। मेरे दिमाग में थोड़े अजीब और शरारती ख्याल आने लगे। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यह ड्रैगन नेचर की वजह से है? मुझे ह्यूमन विमेन के लिए कभी कोई खास भावना नहीं हुई, लेकिन इस मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर को देखकर अचानक एक अजीब इच्छा पैदा हो रही थी। मैंने तुरंत सारा दोष शियावायाओ पर डाल दिया। शियावायाओ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ब्लैक ड्रैगन भाई, हर चीज के लिए मुझे ही दोष देते हो। मैंने कहा, तो अब से तुम मेरे साथ चलो। व्हाइट फॉक्स ने हल्के से होंठ काटे और बोली, ठीक है, मैं अब से आपका पीछा करूंगी। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। वह तुरंत मेरे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि शायद वह गलत समझ रही थी, इसलिए वह तेजी से मेरे पास आकर बोली, ब्लैक ड्रैगन भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, अब हमें बड़े टारगेट्स का शिकार करना चाहिए। छोटे मॉन्स्टर्स मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे एक जगह पता है जहां कम से कम 30 क्रीचर्स हैं। वे आयरन स्पिरिट्स हैं और उनमें से एक उनका आयरन मंकी किंग है, जो हायर लेवल स्पिरिट है। हम पहले उन्हें निगलेंगे। मैं इतनी तेज दौड़ रहा था कि मेरी स्पीड लगभग साउंड स्पीड के बराबर थी। मैंने कहा, आज रात हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। तभी व्हाइट फॉक्स बोली, लेकिन ब्लैक ड्रैगन भाई, वह जगह अब एक बहुत बड़ा रिफ्यूज बन चुकी है। मैं एक पल के लिए चौंक गया। मेरी जानकारी के अनुसार उस इलाके में किसी रिफ्यूज का निर्माण नहीं होना चाहिए था। उसने कहा, मैं अभी वहीं से आई हूं। वहां एक फोर्ट्रेस टाइप रिफ्यूज है। ऊपर आसमान तक फैली हुई इलेक्ट्रिक ग्रिड है और करीब 200 मीटर ऊंची दीवारें हैं। अंदर घुसना लगभग असंभव है। मैंने सोचा, क्या कोई और भी मेरी तरह रिकार्निगेटेड है, और वह भी बहुत बड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाला? जब मैं पुराने जू के लोकेशन पर पहुंचा तो वह अब 200 मीटर ऊंची स्टील वॉल्स वाली एक विशाल फोर्ट्रेस बन चुका था। शायद लेवल 6 या लेवल 7 मॉन्स्टर्स भी उसे तोड़ नहीं सकते। लगभग 50,000 वर्ग मीटर में फैली हुई यह फोर्ट्रेस बनाने में दर्जनों अरब खर्च हुए होंगे। इंसान सच में कमाल के होते हैं। यह रिफ्यूज एक मास्टरपीस जैसा था। उसकी दीवारों के बाहर हजारों मॉन्स्टर्स लगातार दहाड़ रहे थे और चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे 10 मीटर ऊपर पहुंचते, दीवारों पर लगी इलेक्ट्रिफाइड आयरन प्लेट्स उन्हें तुरंत जला देती। बाहर से काले और अंदर से पक चुके।
आसमान में भी फ्लाइंग क्रिएचर्स मंडरा रहे थे और कई बड़े मॉन्स्टर्स दीवार से टकराकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक ग्रिड उन्हें रोक रही थी। मैं सोचने लगा, आखिर ये सब किसने बनाया? मैंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और समय देखा। तभी मुझे पता चला कि वहां नेटवर्क सिग्नल भी था, लगभग सैटेलाइट नेटवर्क जैसा। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। क्या इस रेफ्यूज के मालिक ने पहले से ही गिबियन अपोकलिप्स के लिए तैयारी कर रखी थी? शायद इसी वजह से सैटेलाइट नेटवर्क इतनी जल्दी एक्टिवेट हो गया था। तभी अचानक शहर के बाहर से सैकड़ों फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट के साथ शहर के अंदर घुसते दिखाई दिए। किसी ने कहा, थर्मल इमेजिंग रेडार एक्टिवेट करो। थर्मल रेडार के जरिए इंसानों और मॉन्स्टर्स को आसानी से अलग अलग पहचाना जा सकता था। लड़ाकू फ्लीट ने सर्वाइवर्स वाले इलाकों को अवॉइड करते हुए बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उस फ्लीट पर उड़ने वाले म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। मॉन्स्टर्स का एक पूरा तूफान पागलों की तरह फ्लीट की तरफ टूट पड़ा। कुछ ही पलों में आसमान आग की बिजली से भर गया। जल्द ही कई फाइटर जेट्स गिरने लगे और धमाकों के साथ क्रैश हो गए। यह सब देखकर मुझे लगा कि यह मेरी पिछली जिंदगी से थोड़ा अलग है। शायद इस दुनिया में मेरे अलावा भी कोई दूसरा रीइंकार्नेटेड इंसान मौजूद है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और नब सिटी के जू रेफ्यूज के बारे में वीडियोस ढूंढने लगा। तुरंत उससे जुड़ी कई वीडियोस सामने आ गईं। उनमें से एक वीडियो 2 महीने पहले की थी। उसमें बताया गया था कि जेनिन्सु ग्रुप के प्रेसिडेंट नुकिन्सु ने नब सिटी का सबसे बड़ा जू खरीदने के लिए 100 बिलियन का भारी नुकसान भी सह लिया, और सिर्फ 2 महीनों में उसने वहां एक विशाल रिफ्यूज बनवा दिया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह नुकिन्सु भी शायद मेरी तरह रिकार्डिनेटेड है और वह मुझसे कई महीने पहले ही वापस आ चुका था। उसने शायद एम्पायर को पहले ही गिबियन एपोक्लिप्स मोड के बारे में बता दिया था, तभी सैटेलाइट नेटवर्क इतनी जल्दी एक्टिवेट हो पाया। शावायाओ ने पूछा, ब्लैक ड्रैगन भाई, तुम्हारे पास इंसानों वाला फोन भी है? लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वीडियोस देखता रहा। सच में मुझे एम्पायर का एक ऑफिशियल वीडियो बुलेटिन भी मिल गया। उसमें कहा जा रहा था कि गिबियन एपोक्लिप्स अचानक शुरू हो गया है और ह्यूमैनिटी को भारी नुकसान हुआ है। अगर कोई अभी भी जिंदा है तो जहां हो सके वहां छिप जाओ और इंपीरियल आर्मी के रेस्क्यू का इंतजार करो। इसी अपोक्लिप्स में कई इंसानों के अंदर सुपर पावर्स भी जाग चुके हैं। एम्पायर उन सभी सुपर पावर्ड लोगों से गुहार कर रहा था कि वे इंपीरियल आर्मी के साथ रेस्क्यू मिशंस में शामिल हों और ज्यादा से ज्यादा इंसानों को बचाए। मैं ये सब वीडियोस बिना किसी भाव के देख रहा था। मुझे इन बातों की ज्यादा चिंता नहीं थी। भले ही मैं फिर से जन्म लेकर लौटा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूं। पिछली जिंदगी में मैंने सुपर पावर्स जागृत किए थे, इसलिए इस जिंदगी में भी शायद मैं उन्हें फिर से जगा सकूं। अगर इस बार भी वे जागे नहीं तो इसका मतलब है कि वह मेरे बस में कभी था ही नहीं। मेरी पिछली जिंदगी में नुकिनु ने गोल्डन सुपर पावर अवेकन किया था, इसलिए रीइंकारनेट होने के बाद भी शायद वही शक्ति उसे मिली होगी। फर्क बस इतना है कि इस बार उसने पहले से रिफ्यूज बना लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मेरी तरह पागल होगा जो दूसरे पावरफुल बीइंग्स को खाकर ताकत बढ़ाता है। भले ही उसे यह सब पता हो, लेकिन उसके पास मेरे जैसा ब्लैक ड्रैगन बॉडी अल्टीमेट कॉम्बैट पावर कभी नहीं हो सकता। तभी शियावायो बोला, ब्लैक ड्रैगन भाई, चलो अब हम भी मॉन्स्टर्स खाकर और मजबूत बनते हैं। हम इस रिफ्यूज के अंदर तो जा नहीं सकते। तभी उस रिफ्यूज का भारी आयरन गेट जोरदार आवाज के साथ खुल गया। अगले ही पल 100 से ज्यादा सुपर पावर्ड लोग एक साथ बाहर निकल आए। ये पूरा ग्रुप बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने आसपास के गिबियन मॉन्स्टर्स को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। ये ह्यूमैनिटी के असली सुपर ह्यूमंस थे। मैं दूर से उन्हें गहरी नफरत भरी नजरों से देख रहा था। 100 से ज्यादा सुपर पावर्ड लोग, मैंने हल्की उत्सुकता से कहा। श्यावयाओ चुपचाप सब देख रहा था। जब उन सुपर ह्यूमंस ने रिफ्यूज के बाहर के सारे मॉन्स्टर्स साफ कर दिए तो उन्होंने एक एक करके उन मॉन्स्टर्स की लाशें अंदर उठाकर ले जाना शुरू कर दिया। श्यावयाओ हैरान होकर बोला, ये लोग इन मॉन्स्टर्स की लाशें अंदर क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन मुझे सब समझ में आ गया था। मेरी इंट्यूशन सही थी। नुकिन्सु सच में रीइंकारनेटेड था।